आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंतर्गत झारखंड के समग्र आर्थिक पहलुओं के ऊपर एक महत्वपूर्ण, गहन एवं विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक न केवल जेपीएससी बल्कि झारखंड में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे पॉडकास्ट को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कारण है कि संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड विकास में पीछे रह जाता है? मतलब ये किसी रहस्य से कम नहीं लगता। देखिए, ये विरोधाभास तो है और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमारा सबसे बड़ा टूल है ये इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, तो एक आम छात्र के लिए अगर पूछूं तो ये सर्वे बजट से कैसे अलग है? बहुत ही आसान है। आप सर्वे को राज्य का वार्षिक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। मतलब बजट तो बस भविष्य का एक सपना है कि हम अगले साल ये करेंगे। ये डॉक्यूमेंट उसके लिए एकदम संजीवनी है। सही बात है। तो चलिए फिर इस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम झारखंड के अर्थव्यवस्था की एक बर्ड्स आई व्यू लें तो सबसे पहले किन आंकड़ों पर हमारी नजर जानी चाहिए? सबसे बड़े 3 आंकड़े हैं राज्य का कुल उत्पादन यानी जीएसडीपी, हमारी विकास दर और सबसे जरूरी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आम आदमी कितना कमा रहा है? हाँ, और इस बार एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा सामने आया है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर पहली बार 1 लाख रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। अरे वाह, 1 लाख के पार? जी हाँ, सटीक आंकड़ा है 1,16,663 रुपए। ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जब औसत आय 1 लाख पार करती है तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक उछाल है। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर किस वित्तीय वर्ष में 1 लाख के पार गया? एकदम सही, ये 2024-25 का आंकड़ा है। लेकिन आपने ध्यान दिया, मैंने वर्तमान मूल्य या करंट प्राइस कहा। हाँ, यही मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का चक्कर क्या है? क्या इसे हम ग्रॉस सैलरी और इनहैंड सैलरी की तरह देख सकते हैं? सोचने के लिए वो उदाहरण ठीक है, लेकिन इसे महंगाई के चश्मे से समझना ज्यादा सटीक होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए राज्य में पिछले साल 100 रुपए की लागत से 10 कुर्सियां बनी। अब इस साल भी 10 ही कुर्सियां बनी, लेकिन लकड़ी महंगी हो गई तो कुर्सियों की कीमत भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। मान लीजिए कीमत 150 रुपए हो गई। अब कागज पर तो लगेगा कि उत्पादन बढ़ गया, पर कुर्सियां तो 10 ही है ना। हाँ, मतलब असली उत्पादन तो बढ़ा ही नहीं। यही 150 रुपए करंट प्राइस या नॉमिनल जीएसडीपी है। इसमें महंगाई की हवा भरी है। इस बार हमारी नॉमिनल जीएसडीपी 5,16,255 करोड़ रुपए है। तो इस हवा को कैसे निकालें? इसके लिए अर्थशास्त्री 2011-12 को आधार वर्ष मान लेते हैं। जब हम उस पुरानी कीमत पर आज का उत्पादन नापते हैं तो हमें असली या रियल जीएसडीपी मिलती है। अच्छा, तो वो आंकड़ा क्या है हमारे झारखंड का? वो है 3,03,178 करोड़ रुपए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही अर्थव्यवस्था की असली सेहत दिखाती है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि रियल जीएसडीपी और नॉमिनल जीएसडीपी के बीच का अंतर मुख्य रूप से किस कारक को दर्शाता है? उत्तर है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो अब बताइए, इस असली जीडीपी के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट क्या है? झारखंड की वास्तविक विकास दर 7.02% रही है, और अगर आप इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से करें जो कि 6.5% है, तो हम देश से तेज बढ़ रहे हैं। 7.02%, ये तो बहुत शानदार है। हाँ, और ये लगातार चौथा साल है जब हमने 7% का आंकड़ा पार किया है। कोविड के बाद से हमारा CAGR 8.4% रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का लचीलापन दिखाता है। लेकिन यार, अगर हम राष्ट्रीय औसत से इतना तेज बढ़ रहे हैं तो हम अभी भी कई चीजों में इतने पीछे क्यों दिखते हैं? इसे बेस इफेक्ट कहते हैं। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का शुरुआती आकार ही इतना छोटा था कि उस पर 7% की ग्रोथ हासिल करना थोड़ा आसान है। अच्छा, मतलब हमने रेस ही बाकी लोगों से 10 किलोमीटर पीछे से शुरू की थी। एकदम सही। बराबरी करने के लिए हमें ये रफ्तार दशकों तक बनाए रखनी होगी। समझ गए। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में, क्या झारखंड की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है? इसे सत्य या ट्रू के रूप में चिन्हित करें। तो अब अर्थव्यवस्था के ढांचे पर आते हैं। इसे एक पिज्जा या 3 इंजनों वाली ट्रेन की तरह देखें। 3 इंजनों वाली ट्रेन सबसे बढ़िया उदाहरण है। पहला प्राइमरी यानी कृषि,
दूसरा सेकेंडरी यानी उद्योग और तीसरा टर्शरी यानी सेवा क्षेत्र प्रतिशत के आसपास है। सेकेंडरी का 44.1% है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है टर्शरी सेक्टर। इसका योगदान बढ़कर 45.56% हो गया है। रुकिए, क्या सेवा क्षेत्र ने उद्योग को पीछे छोड़ दिया झारखंड जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट में? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। आईटी, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट का तेजी से विस्तार हुआ है। एग्जाम के लिए इसे नोट कर लें। घटते क्रम में अर्थव्यवस्था का योगदान है सर्विसेज, फिर इंडस्ट्री और आखिर में एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है ना? कौन सा विरोधाभास? यही कि कृषि का योगदान सिर्फ 6% है। फिर भी राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी तो खेती पर ही निर्भर है। ये लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री या सर्विस की तरफ इतनी धीमी गति से क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत सटीक सवाल है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। दिक्कत है स्किल गैप। एक किसान का बेटा बिना ट्रेनिंग के सीधे आईटी कंपनी में काम नहीं कर सकता ना। हाँ, ये तो है। तो क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो इस गैप को भर रहा हो? कोई उम्मीद की किरण? यहीं पर सर्वे का एक अहापल आता है। पारंपरिक उद्योगों के बजाय सबसे अधिक विकास दर फिश प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग ने दर्ज की है। अरे वाह, मछली प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग खदानों वाले राज्य में? हाँ, और ये आर्थिक विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा संकेत है। इसमें भारी पूंजी नहीं चाहिए और गांव के लोग इसे आसानी से अपना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार किस औद्योगिक खंड ने सबसे अधिक विकास दर दर्ज की? उत्तर होगा फिश प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। और इसी का सीधा असर लोगों की क्रय शक्ति पर पड़ रहा है। अगर हम 2011-12 से तुलना करें तो क्रय शक्ति में 66.5% की भारी वृद्धि हुई है। मतलब महंगाई हटा दें तो भी लोगों के पास खर्च करने की ताकत 65% बढ़ी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सच्चाई का सामना भी करना है। क्या सच्चाई? ये सब होने के बावजूद झारखंड का प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत का लगभग 60% ही है। मतलब हम अभी भी भारत के औसत से काफी पीछे हैं। ओहो, एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के मुकाबले किस अनुपात में स्थिर है? उत्तर है 60%। तो अब वापस उसी हुक पर आते हैं। खनिजों से भरा होने के बावजूद ये गरीबी क्यों? इसे अर्थशास्त्र में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब कच्चे माल का अभिशाप? हाँ, हम कच्चा लोहा और कोयला बाहर भेज देते हैं पर अपने राज्य में उसे प्रोसेस करके मशीनें नहीं बनाते। जब तक स्थानीय प्रसंस्करण नहीं होगा, समृद्धि नहीं आएगी। तो क्या सर्वे में कोई सकारात्मक बात भी है? कोई बड़ी जीत? सबसे बड़ी जीत है बहुआयामी गरीबी या मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में भारी गिरावट। कितनी गिरावट आई है? 2015-16 में ये 42.10% थी, जो अब घटकर 28.81% हो गई है। और बेरोजगारी दर तो मात्र 1.3% रह गई है। अरे वाह, 42 से सीधा 28, ये कैसे मुमकिन हुआ? मनरेगा और महिलाओं के लिए चलाई गई मैया सम्मान योजना की वजह से सरकार ने मैया सम्मान के लिए 13,363 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हाँ, ये योजना तो बहुत चर्चा में है। इससे महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिल रहा है। वो ये पैसा बाजार में खर्च करती हैं, जिससे मांग बढ़ती है और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। बहुत ही शानदार। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि गरीबी दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को कितनी मासिक सहायता मिल रही है? तो 2500 रुपए। बिल्कुल। अब अगर झारखंड और भारत की एक रैपिड फायर तुलना करें तो महंगाई के मोर्चे पर हम बहुत आगे हैं। अच्छा, भारत की महंगाई दर क्या है अभी? राष्ट्रीय महंगाई दर 5.68% है, जबकि झारखंड ने इसे 4% के आसपास नियंत्रित कर लिया है। ये तो कमाल है। और एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की दर राष्ट्रीय औसत से कम है या अधिक? उत्तर है कम। हाँ, ग्रोथ में हम आगे हैं, महंगाई में कम है, बस आय में थोड़े पीछे। तो अगर मैं आपसे इस पूरी चर्चा को समेटने कहूं तो 5 एग्जाम रेडी बुलेट पॉइंट्स क्या होंगे? देखिए, पहला, रियल ग्रोथ रेट 7.02%। दूसरा, पीसीआई 1 लाख के पार। तीसरा, सर्विस सेक्टर 45.56% के साथ सबसे बड़ा। चौथा, बहुआयामी गरीबी में लगभग 13.3% की गिरावट। और पांचवा, पैसा एक्ट लागू हो गया है 2 जनवरी 2026 से। ध्यान दीजिए, ये 5 पॉइंट्स किसी भी जीएस उत्तर की रूपरेखा बन सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स हैं क्या? बिल्कुल।
जैसे 2026-27 के अबुआ दिशोम बजट का आकार 1,58,560 करोड़ रुपए है। अबुआ दिशोम बजट। हाँ, और पैसा नियम लागू होने की तिथि जनवरी 2026 है। साथ ही फिश प्रोडक्शन वाली बात तो हमने की। एग्जाम में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का थीम क्या है? उत्तर होगा अबुआ दिशोम, यानी हमारा अपना। एकदम सही। पर एक बात बताइए, GS3 के लंबे उत्तरों या मेंस में इस डेटा का इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, डेटा को इनसाइट में बदलना सीखिए। अगर समावेशी विकास पर लिखना है तो बस योजना का नाम मत लिखिए। तो कैसे लिखें? लिखिए कि कैसे 42.10% से 28.18% गरीबी कम होने के पीछे मनरेगा और मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं का हाथ है। डेटा के साथ निष्कर्ष लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन सुझाव है ये। तो अब आखिर में आगे का रास्ता क्या है? आगे हमें जस्ट ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना होगा। हम हमेशा सिर्फ खनन पर निर्भर नहीं रह सकते। तो विकल्प क्या है हमारे पास? MSME इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा। अगर युवाओं को स्किल नहीं दिया तो हम जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति में फंस जाएंगे, जहां GDP तो बढ़ेगी पर रोजगार नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात कही आपने। जाने से पहले एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जब हम 2029-30 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो क्या हमारे पास वो स्किल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस विकास को संभाल सके? इस पर आप सभी जरूर विचार करें। बिल्कुल, ये सोचने वाला विषय है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तरंगति का ये पूरा पॉडकास्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।